Hello, good afternoon, viewers. Welcome to my channel, Air Conditioning Maintenance and Troubleshooting. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ एयर कंडीशनिंग के बारे में। जो नए हैं जो एयर कंडीशनिंग लाइन के अंदर, जिन्होंने अभी सपोज़ एयर कंडीशनिंग लाइन के अंदर नया नया कदम रखा है और जिनको एयर कंडीशनिंग की बेसिक चीज़ें पता नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको ये पता ना होना चाहिए कि एयर कंडीशनिंग काम कैसे करता है, उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। एमआरसी मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल है क्या? ये चार चीज़ें ऐसी है एयर कंडीशनिंग के अंदर कि इसके बगैर आपका एयर कंडीशन चल ही नहीं सकता है। सबसे पहले आ जाता है कंप्रेसर, दूसरे नंबर पे है कंडेंसर, तीसरे नंबर पे है मैट्रिक डिवाइस और चौथे नंबर पे है इवापोरेटर। ये चार ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपका एयर कंडीशन कंप्लीट नहीं होता। इनके फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ये काम करते हैं, ताकि अगर आप एयर कंडीशनिंग लाइन के अंदर हो, अगर आपको किसी भी चीज़ का फंक्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो आप कभी अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आपको उसका फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये काम कैसा करता है, इसका ऑपरेशन क्या है। बिना ऑपरेशन के आप सक्सेस नहीं हो सकते इस लाइन के अंदर। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप आगे जाके बड़ा काम कर सकते हो। तो ये चार चीज़ें हैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, जो एयर कंडीशनिंग के अंदर ये चार चीज़ें हैं जिसके बगैर आपका एयर कंडीशन कंप्लीट नहीं होता। सबसे पहले कंप्रेसर है। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेसर का काम है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को खींचना, सक करना सक्शन लाइन से, और उसको कंप्रेस करके उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट करके वो कंडेंसर में फेंक देता है। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है? कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर की किस्में कितनी है पहले मैं ये आपको बता दूं। देखिए, नॉर्मली कंप्रेसर के तीन फैमिलीज हैं। एक तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसमें दो तीन टाइप के कंप्रेसर आते हैं। एक सील्ड कंप्रेसर आता है जिसके अंदर मोटर कंप्रेसर के अंदर ही लगी हुई होती है, जो नॉर्मली एयर कंडीशनर, छोटे एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। दूसरा होता है सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, जिसमें भी मोटर उसके अंदर ही लगी हुई रहती है, लेकिन ये सेमी हार्मेटिक यानी इसको आप ओपन कर सकते हो नट बोल्ट से। ओपन करके इसको रिपेयरिंग करके फिर से आप लगा सकते हो। और तीसरा आता ये अपना रेसिप्रोकेटिंग की ब्रांच में है। और दूसरा जो ब्रांच है इसी रेसिप्रोकेटिंग का जो तीसरा कंप्रेसर है, ओपन टाइप कंप्रेसर। ये ओपन टाइप कंप्रेसर में मोटर बाहर होती है और उसके कनेक्टिंग रोड, पिस्टन, वॉल प्लेट्स, सक्शन वॉल, डिस्चार्ज वॉल्स, ये अलग चैम्बर होता है इसका। और ये बेल्ट से चलता है या कपलिंग से चलता है। कपल दो शाफ्ट को, मोटर की शाफ्ट को और कंप्रेसर की शाफ्ट को आप एक कपलिंग से फिक्स कर देते हैं अलाइनमेंट के साथ, ताकि बराबर बैलेंस रहे। अदरवाइज आपकी मोटर की बेरिंग भी चली जाएगी और आपके कंप्रेसर की सील खराब हो जाएगी। तो ये होगी एक ब्रांच रेसिप्रोकेटिंग की, जिसमें तीन टाइप के कंप्रेसर आते हैं: सील टाइप, सेमी सील टाइप और ओपन टाइप। सेकंड है कंप्रेसर की ब्रांच रोटरी टाइप, जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं, जिसमें रोटर होता है अंदर, जो सिलेंडर के साथ लगकर चलता है। और तीसरा जो ब्रांच है सेंट्रीफ्यूगल, ये बड़े बड़े प्लांट्स में यूज़ होता है। चिलर्स वगैरह, जो बड़े बड़े चिलर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल।
और रोटरी टाइप के अंदर भी बहुत सारे अभी कंप्रेसर आ गए। एक तो रोटरी कंप्रेसर है, स्क्रू कंप्रेसर जो है ये भी रोटरी ब्रांच में आ गए। सेंट्रीफ्यूगल की अभी फ़िलहाल एक ही ब्रांच है, लेकिन इसके स्टेजेस है, 2 स्टेज, 3 स्टेज, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड कंप्रेसर। तो हम अभी फ़िलहाल एयर कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, जो हमारे छोटे कंप्रेसर्स हैं, सील्ड कंप्रेसर, सेमी सील्ड और ओपन टाइप के बारे में। तो ये जो कंप्रेसर रहता है इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड होती है, शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर कनेक्टिंग रॉड बैठती है, कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पिस्टन होता है, और जब शाफ्ट चलती है तो पिस्टन अप एंड डाउन मोशन करता है, टीडीसी बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, ये अप एंड डाउन करता है। जब पिस्टन नीचे आता है जिस चैम्बर का, वहाँ के जो सक्शन वाल है वो ओपन हो जाता है, और उसका डिस्चार्ज वाल जो प्लेट के ऊपर होता है वो क्लोज हो जाता है, और सक्शन पाइप से वो गैस को लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर को खींचता है और अपने चैम्बर में लेता है, और चैम्बर में लेने के बाद जब उसको पंप करता है, कंप्रेस करता है, तो वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंडेंसर में आ जाता है। जब कंडेंसर में आता है तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, उसका प्रेशर भी हाई होता है, और वो वेपर फॉर्म में होता है। और कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर हीट एक्सचेंजर है। ये हीट को एक्सचेंज करने का काम करता है। इसका काम हीट को एक्सचेंज करना है। और कंडेंसर का काम जो है हीट को एक्सचेंज करने का काम है। जब इसके अंदर कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जब आती है, तो कंडेंसर में जब वो घूमती है तो आहिस्ता आहिस्ता करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर जो रहता है वो उसमें मिल जाता है, जिससे कंडेंसर ठंडा होना शुरू होता है, और कंडेंसर में जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जब गैस उसके अंदर चलती है तो गैस का टेम्परेचर डाउन होता है और गैस आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जब वो एकदम 70% कंडेंसर में जब घूम जाती है तो पूरी तरह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और वो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लो टेम्परेचर मैंने इसके लिए बोला कि जब कंडेंसर में गैस आई थी उसका टेम्परेचर और कंडेंसर के आखिर में उसका जो टेम्परेचर है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है, कंडेंसेशन हो जाता है उसका। सब कूलिंग जिसको बोलते हैं। आप जब चेक करोगे कंडेंसर के फर्स्ट लाइन में और आखिरी लाइन के अंदर, इसके अंदर दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाएगा, प्रेशर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब कंडेंसर में गैस इस तरह से घूमती है तो उसका थोड़ा सा प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब वहाँ से लिक्विड में से लिक्विड निकली जब आपके कंडेंसर में से, तब वो एंट्री करती है मैट्रिक डिवाइस। मैट्रिक डिवाइस क्या है? ये कैपिलरी भी हो सकती है, ये ओरिफिस भी हो सकती है, ये एक्सपांशन वाल्व भी हो सकता है, ये फ्लट वाल्व भी हो सकता है। ठीक है, ये मैट्रिक डिवाइस का काम क्या है? ये मैट्रिक डिवाइस में बहुत छोटा सा सुराख होता है कैपिलरी के अंदर और ओरिफिस के अंदर, और एक्सपांशन वाल्व जो है ये इसके सुपर हीट पे एडजस्ट होता है, ये अपनी गैप को कम ज़्यादा करता रहता है, उससे कंप्रेसर को एक सर्टेन सुपरहीट मिलती है 8 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट की। तो एक्सपांशन वाल्व तो मूव करता है, लेकिन कैपिलरी और ओरिफिस जो है ये एक सर्टेन उसका सुराख है। उस सुराख में से जब आपकी हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जब मैट्रिक डिवाइस में एंटर करती है तो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। जैसे ही गैस का प्रेशर ड्रॉप होना शुरू होता है, गैस बॉइलिंग करना शुरू करती है, बॉयल होना शुरू होती है। जैसे ही गैस बॉयल होती है, गैस का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ये बॉइलिंग पॉइंट इसका माइनस में होता है। तो जब गैस आपकी मैट्रिक डिवाइस से बाहर निकलती है तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और जब मैट्रिक डिवाइस से बाहर निकलती है तो वो सीधा जाती है इवापोरेटर में। इवापोरेटर क्या है? ये भी हीट एक्सचेंजर है। ये भी बाहर जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से
अपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करता है। अब वो इवापोरेटर में जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड आती है तो इवापोरेटर पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो बाहर जो टेम्परेचर है वो अपने टेम्परेचर को एक्सचेंज करता है, अपना टेम्परेचर बाहर दे देता है और बाहर का टेम्परेचर खुद ले लेता है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इवापोरेटर के अंदर गैस अपना टेम्परेचर देकर गर्म हो जाती है और वेपर से आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है आखिर में जब 70% इवापोरेटर में वो गैस आपकी घूम लेती है तो वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर हो जाता है। उसका जो टेम्परेचर एंट्री किए थे उस टेम्परेचर के मुकाबले में आपका आखिरी वाला जो टेम्परेचर है इसमें फ़र्क रहता है। और जब वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आ जाती है तो उसका वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो वो सीधा कंप्रेसर उसको सक कर लेता है और ये फंक्शन कंटिन्यू शुरू रहता है। अब ये तो हो गया आपका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि फिल्टर ड्रायर लगाया जाता है गैस को क्लीन करने के लिए, और गैस के अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो उसके अंदर सिलिका जेल होता है जो ऑब्जर्व कर लेता है मॉइस्चर को। उसके अलावा साइड ग्लास लगाया जाता है, लिक्विड लाइन साइड ग्लास, कि आपको क्लियरली आपकी गैस नज़र आए कि गैस बराबर फ्लो हो रही कि नहीं हो रही है, उसमें कोई मॉइस्चर तो नहीं है। मॉइस्चर होगा तो आपको सामने नज़र आएगा ग्लास के अंदर। उसी तरह अगर एयर कंडीशनर है तो इसमें कंडेंसर को हीट एक्सचेंज करने के लिए कंडेंसर फैन लगाए जाते हैं, और इवापोरेटर के अंदर गैस को अपना ठंडी हवा को एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंचाने के लिए इवापोरेटर फैन लगाए जाते हैं। तो ये तो अभी फ़िलहाल तो मेरा जो मकसद था कि ये मैं आपको मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में समझाऊं, तो मैंने ये आपको बता दिया। ये छोटी सी एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आपको बेसिक जो है ये पता चले। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और बताऊंगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है मेरे लिए कि ये चीज़ सीखनी है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे मेरे, ताकि मैं आपको उसके बारे में बताऊं और उसके बारे में वीडियो बनाऊं। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एयर कंडीशनिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसका कोर्स नहीं भी किए हो तो यही मेरी दुआ रहेगी कि मैं जो आपको बताऊं वो आपको समझ में आ जाए। मैं लोकल लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अगर मैं इंग्लिश में या हार्ड लैंग्वेज में बताऊंगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं आपको लोकल लैंग्वेज में ही समझा रहा हूं कि किस तरह से हमारा एयर कंडीशनर फंक्शन करता है। आगे की वीडियो में मैं और आगे बताऊंगा कि एयर कंडीशनर का टनेज किस तरह से निकालते हैं, रेफ्रिजरेशन का टनेज किस तरह से लीटर्स में कैसा निकालते हैं। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको ये सिर्फ एमआरसी समझा रहा था, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं दूसरे कंप्रेसर्स के बारे में भी बताऊंगा और आपको मैं मेरे व्लॉग के अंदर ये आपको तस्वीरें भी मैं इसमें डालूंगा कि अभी नए नए जो सिस्टम्स आए हैं यहाँ पर। अभी तो पूरा एयर कंडीशनर ही चेंज हो गया, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक आता है यहाँ पर अभी, और एक्सपांशन वाले भी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और कंप्लीट अभी सेंसर्स वगैरह भी लगते हैं इसके अंदर जो सुपर हीट को चेक करते हैं, सब कूलिंग को चेक करते हैं, ऑयल के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं। अभी तो बहुत एयर कंडीशन तरक्की कर चुका है। तो हम लोग तो गल्फ़ में, तो हमने तो एक से एक एयर कंडीशनरों पे काम करने का मौका मिला है हमारी कंपनी को। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ये मैं बता रहा हूँ आपको एमआरसी के बारे में। आई होप आप लोगों को ये एमआरसी समझ में आ गया होगा। ये चार जो बेसिक चीज़ है, कंप्रेसर, कंडेंसर, मैट्रिक डिवाइस और इवापोरेटर, इसके बगैर आपका एयर कंडीशनर नहीं चल सकता। अगर कोई भी एक चीज़ आप निकाल दोगे तो आपका एयर कंडीशन नहीं चलेगा।
ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें, और जिनको एयर कंडीशनिंग के बारे में पता नहीं है उनको पता चले, और उनका रिस्क ऊपर वाला शुरू कर दे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सी यू सून।